गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे साइंस का। साइंस में दो पार्ट में क्वेश्चन आता है, वो पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वह एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है। पार्ट 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन है और पार्ट 2 में रिटन है, आपको लिखना रहता है उसमें क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जो है वह सेक्शन में डिवाइडेड है। फिजिक्स का सेक्शन अलग है, केमिस्ट्री का सेक्शन अलग है, बायो का सेक्शन अलग है। आप जब भी सेक्शन वाइज क्वेश्चन को अगर राइट कर रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि एक सेक्शन का अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट करना है तो नए पेज से ही स्टार्ट करिए, आपके लिए बेटर होगा। हम आज एक मॉडल पेपर पूरा साइंस का कंप्लीट कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है उसके बेस पर मैंने एक पेपर तैयार किया है जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिएगा, एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन का कि जल का विद्युत अपघटन कराने पर प्राप्त हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मोलों का अनुपात है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जल है और जल का विद्युत अपघटन कराया जा रहा है। अपघटन का मतलब है कि उसको तोड़ा जा रहा है। तो जल को तोड़ेंगे तो क्लियर है कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल के बना है तो उसी में टूटेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जल का जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मोल होंगे वह किस रेशियो में होंगे, कितना मोल हाइड्रोजन का मिलेगा, कितना मोल ऑक्सीजन का मिलेगा। उसके लिए 4 ऑप्शन मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 2:1 और चौथा ऑप्शन है 4:1। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है पहले आपको? क्वेश्चन है कि जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है और वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने मोल के रूप में मिलते हैं उस पर आपको टिक लगाना है। तो देखिए आंसर क्या होगा वो हम जानने से पहले इसका हम अपघटन करा दे रहे हैं। जल है और इलेक्ट्रोलिसिस कहा जा रहा है कि इसका किया जाए। जब इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो यह जल टूटता है H2O+ में। बैलेंस किया जाए इसको, ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 2 गया लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का हमको मिल रहा है 2 मोल, तो ऑक्सीजन का मिल रहा है 1 मोल। तो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? कहा गया है कि जल का विद्युत अपघटन हो रहा है और जल के विद्युत अपघटन से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होंगे उनके मोलों का अनुपात क्या होगा, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन देखने से पहले हम उस रिएक्शन को देख लें कि जल का अपघटन कैसे हो रहा है। तो रिएक्शन आपके सामने लिखे हैं और अभी हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का हमको 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल मिल रहा है। हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे केमिस्ट्री का कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन में है पहला 0, दूसरा है 7, तीसरा है 7 से कम और चौथा है 7 से ज़्यादा। क्वेश्चन है कि बेसिक सॉल्यूशन हो तो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है। तो आप जानते हैं कि सोरेनसन साहब जो पीएच पैमाना बनाए थे वह 1 से लेकर 14 तक बनाए थे और उसमें 7 वैल्यू जो बताए थे वह उदासीन पीएच जो है उदासीन विलयन का पीएच था 7 से जो कम होगा वो अम्लीय विलयन होगा, 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा।
तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बाबू? 7 से ज़्यादा वाला। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से ज़्यादा होगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा तो 7 से कम होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता तो आप क्या बताएंगे? 7 होता। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन में क्या क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O, बी है NaHCO3, सी है NaOH और डी है NaCl। ध्यान दीजिएगा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है तो हमेशा से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं धावन सोडा और बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा गया है। और जो वॉशिंग सोडा है, जो धोने का सोडा है, वह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, ये वाला हमारा जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। फिर चौथा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है कॉपर और चौथा ऑप्शन है मरकरी। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास बाबू कि कौन सी धातु है जो आसानी से किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है? तो आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़े हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जिसमें वह सभी धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, वह आसानी से किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। परंतु जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे क्रम में रखी गई हैं वह अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। जैसे आप यहाँ देखिएगा ऑप्शन में मरकरी दिया है तो आप जानते हैं कि मरकरी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, कॉपर भी हाइड्रोजन से नीचे और प्लेटिनम भी हाइड्रोजन से नीचे है, लेकिन मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है। तो आसानी से मैग्नीशियम जो है वह विस्थापित कर देगा किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन को। क्लियर है? देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री वाले सेक्शन का पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से उपधातु है, माने कौन सा ऑप्शन में से मेटेलाइड है ये समझाना है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है मरकरी और चौथा है एंटीमनी। एसबी का सिंबल, पूरा नाम इसका क्या है? एंटीमनी। तो याद रखिएगा, आप जानते हैं कि सोडियम हो चाहे कॉपर हो चाहे मरकरी हो, यह तीनों के तीनों धातु हैं, मेटल हैं। तो क्लियर है कि ये तीनों ऑप्शन सही होने वाला नहीं है। फिर एंटीमनी जो है, यह एंटीमनी हमारा मेटेलाइड है, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6वां क्वेश्चन है कि निम्न में से असंतृप्त यौगिक है,
कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होने का मतलब है जो एडिशन रिएक्शन को शो करता है या फिर जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ऐसे कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना है। और ऑप्शन हमारे पास है इथेन, बी है मेथेन, सी है एथिलीन और डी है एथिल अल्कोहल। डी ऑप्शन है एथिल अल्कोहल। 4 ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपको पता हो तो एथेन का संरचना मैं बनाऊं तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मेथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो 2 कार्बन O और H, कुछ इस तरह की संरचना है एथिल अल्कोहल का। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों संरचनाओं में केवल सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और ये जो एथिलीन है C2H4, तब इसका संरचना बनाते हैं तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में बन रहा है तो वह कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका एथिलीन वाला सही हो जाएगा। इस तरह हम लोग 6 क्वेश्चन देखे हैं जो केमिस्ट्री सेक्शन से है। इसके बाद बायो का क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन। सब मिला के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू का हम देख रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है भाऊ, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में दिया है जाइलम, फिर है फ्लोएम, फिर है कॉर्टेक्स और फिर है सीव ट्यूब। तो देखिएगा, पौधों में परिवहन की अगर बात किया जाए तो पौधों में जल का और खनिज का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। याद रखेंगे, जल जाइलम, फल फ्लोएम। यानी कि जो फूड मटेरियल्स हैं, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जो होगा वह फ्लोएम के द्वारा होगा और वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होगा वो जाइलम से होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा फ्लोएम। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण है। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ऑप्शन है विटामिन सी के कारण, बी है न्यूक्लिक अम्ल के कारण, सी ऑप्शन है पोटेशियम के कारण और डी ऑप्शन है हीम के कारण। 4 ऑप्शन है। शानदार सवाल है। जैसे बच्चे को ये पता है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन वास्तव में हीमोग्लोबिन में वो कौन सा पदार्थ है जिसके वजह से रक्त का रंग लाल है। तो रक्त में वह पदार्थ कौन सा है, वो हीम है। रक्त में जो हीम है उस हीम के वजह से रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर है। 8 क्वेश्चन हो गया हमारा। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन है यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत द्वारा स्रावित होता है। देखिएगा, मैं वही क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं जो क्वेश्चन किसी ना किसी साल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, और जो क्वेश्चन बोर्ड लेवल का है
ऐसा नहीं है कि मैं अपने अकॉर्डिंग दिखाने के लिए कि मुझको यह क्वेश्चन आ रहा है मैं वो आपके सामने पुट कर रहा हूँ। वास्तव में बोर्ड का जो लेवल होता है बाबू उतना कठिन नहीं होता है जितना आप सोचते हैं। अगर आप सामान्य सभी रीडिंग को एक बार पढ़े हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे। आप में से अधिकांश लोग अनुभव कर रहे होंगे इस चीज़ को कि आपसे अधिकांश क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब है नहीं कि लेवल आसान किया गया है, यही लेवल ही होता है बोर्ड का। आप पहले से घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं, जिसके वजह से आप एग्ज़ाम में गलती करके आते हैं। तो घबराए नहीं, डरे नहीं, आप 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए मेरे साथ और विश्वास है कि आप 90+ का परफॉर्मेंस कर जाएंगे। यहाँ देखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत मतलब लीवर। लीवर हमारा क्या चीज़ सीक्रेट कर रहा है? ऑप्शन में दिया जा रहा है सलाइवा, का मतलब है लार स्रावित करता है। दूसरा ऑप्शन है बाइल जूस। तीसरा ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस और चौथा ऑप्शन है पैनक्रियाटिक जूस। देखिएगा, 4 तरह का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सलाइवा क्या है? आप जानते हैं कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं और वह लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं। ये गैस्ट्रिक जूस कौन रिलीज करता है बाबू? स्टमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कौन रिलीज कर रहा है? पैनक्रियाज। और बाइल जूस हमारा जो है, बाइल जूस सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर। कहाँ से सीक्रेट हो रहा है बाबू? लीवर से सीक्रेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा प्लांट हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? कौन सा प्लांट हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? कौन सा प्लांट हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? ऑप्शन है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और ऑक्सीटोसिन। 4 ऑप्शन है वो। देखिए, ऑक्सीन और जिबरेलिन जो हैं, यह दोनों हार्मोन सेल इलांगेशन माने कोशिका का आकार बढ़ाने वाले हैं। लेकिन हमारा जो साइटोकाइनिन है, इसका नाम साइटो प्लस काइनिन। साइटो का मतलब है सेल और काइनिन शब्द लिया गया है काइनेसिस से। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है पौधों में, वो कौन सा हार्मोन है वो? साइटोकाइनिन हार्मोन है। बाकी ऑक्सीटोसिन में लिख दिया, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चों के जन्म देने के दौरान स्रावित होता है, जो गर्भाशय में संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे बच्चा आसानी से डिलीवर हो सके। इस तरह हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्यारहवां क्वेश्चन है बाबू कि मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, डाईइंसिफेलॉन, पोन्स और मेडुला। मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो सबसे अधिक विकसित है? तो आपको पढ़ाया गया है, आपको मालूम है कि सेरिब्रम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे डेवलप्ड पार्ट है।
सेरिब्रम हमारे मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारे लर्निंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी रीजनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी अधिकांश वॉल्यूंटरी एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शन हमारे शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। और मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी हमारा सेरिब्रम ही है। ऐसे बाद अब हमको पढ़ना अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन कि द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? किसका मुख्य नहीं, विशेष लक्षण है? ऑप्शन है एल्गी का, फंगस का, जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म का। देखिएगा, इस चीज़ को लेकर परेशान न रहेंगे कि कभी हिंदी लिख रहे हैं कभी इंग्लिश लिख रहे हैं। बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल होगा, इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा। आपको हिंदी समझ में आया तो अच्छी चीज़ है, हिंदी ना समझ आए तो अंग्रेजी देख लीजिए, अंग्रेजी के अकॉर्डिंग आप आंसर कर लीजिए। ऑप्शन तो वही रहना, ऑप्शन तो चेंज होना नहीं है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी इरिटेट ना हो। यहाँ देखिएगा, ये कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन मुख्य रूप से किस में होता है। तो आपको याद होना चाहिए, जब मैं पढ़ा रहा था रिप्रोडक्शन लेसन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अगर आप में से जो लोग नहीं जानते हैं रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है तो उसके लिए वीडियो है, आप उस वीडियो पर जाइए और वीडियो को देखिए। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सर्च करिएगा, मेरे चैनल पे आएगा। फिर यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो द्विनिषेचन का है, मैं बताया था कि जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प लगते हों, उन फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही होगा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। वे सभी पौधे जिसमें फूल लगते हों, उन प्लांट्स को एंजियोस्पर्म में रखा गया है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने हैं, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन उनका एक कैरेक्टर्स है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है, 13वां क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। पहला ऑप्शन है एबॉर्शन, दूसरा है बाई पिल्स मेथड, मतलब दवाओं की सहायता से, तीसरा है वैसेक्टोमी और चौथा है बाबू बैरियर मेथड। बैरियर मेथड। यहाँ समझिएगा, परिवार नियोजन का मतलब हुआ बर्थ कंट्रोल, बर्थ को कंट्रोल किया जाए। लेकिन देखिएगा, ये सारे मेथड बर्थ कंट्रोल के ही हैं, लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि परमानेंट, अस्थाई। तो आप जानते हैं कि बैरियर मेथड है, टेम्पोरेरी मेथड है, इसमें मेम्ब्रेन्स का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। ये पिल्स मेथड है, मेडिसिन लिया जाता है मुख्य रूप से 1 दिन, 1 सप्ताह या फिर 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक मैक्सिमम ये कार्यरत हैं। एबॉर्शन है, ये कोई विशेष जोन बाकी मतलब नहीं है इसका परमानेंट से। परमानेंट मेथड जो है वो वैसेक्टोमी है। अगर ऑप्शन में ट्यूबेक्टोमी होता तो भी सही हो जाता। वैसेक्टोमी क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वास डिफरेंस है, जिसके थ्रू स्पर्म एपिडिडाइमिस से सेमिनल वेसिकल तक जा रहा है, उस वास डिफरेंस को सर्जरी करके बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है, उसी प्रोसेस को वैसेक्टोमी कहा गया है। और ऐसे ही अगर ट्यूबेक्टोमी दिया होता तो ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उस फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी द्वारा काटा या बांधा जाता है। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों जो हैं, यह बर्थ कंट्रोल के परमानेंट मेथड हैं, याद रखिएगा। कितना क्वेश्चन हो गया बाबू? 13 क्वेश्चन। यहाँ से 7 क्वेश्चन अब हम देखेंगे जो फिजिक्स के पोर्शन से लिया गया होगा।
केमिस्ट्री सेक्शन हो गया, बायो सेक्शन हो गया। फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास 0.2 डायोप्टर, बी ऑप्शन है -0.2 डायोप्टर, सी ऑप्शन है 2 डायोप्टर और डी ऑप्शन है 5 डायोप्टर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पावर निकलता कैसे है। पावर का फॉर्मूला है P = 1/f। अगर हमारे पास फोकस दूरी मीटर में हो तो उस समय पावर के लिए फॉर्मूला है P = 1/f। और यहाँ पर बहुत बारीकी में आपको समझने की आवश्यकता है बाबू। कौन सा लेंस कहाँ है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। तो अगर हम इसमें वैल्यू भर रहे हैं 1/f के जगह पे वैल्यू कितना दिया 5 मीटर, तो माइनस में भरेंगे। और 1/-5 का वैल्यू जो होगा इसको कैलकुलेट करेंगे -0.2 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा? दूसरा वाला। लड़का ये वाला ऑप्शन सबसे अधिक फोकस कर जाएगा। और वो गलती कहाँ कर जाएगा? वो तो पढ़ा है कि P = 1/f, लेकिन वो इस बात पर नहीं पढ़ रहा है क्वेश्चन में अवतल लेंस क्यों कहा है। अवतल लेंस वो इसीलिए कह रहा है कि आप यह जानते हैं कि नहीं कि अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, एक एक बारीकी कहीं थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे आप गलती कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है बहू कि किसी कांच का अपवर्तनांक किसी कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक दिया है कितना? 1.5। और हमसे पूछ क्या रहा है? कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा? आपको पढ़ाया गया है N = फॉर्मूला है। पहले ऑप्शन लिख दूं मैं। ऑप्शन में दिया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चौथा ऑप्शन दिया है वो 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा समझिएगा, आपको पढ़ाया गया है कि अपवर्तनांक n बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चूंकि कांच का बात हो रहा है तो यहाँ ग्लास लिख देंगे नीचे मीडियम। V1/V2 फॉर्मूला है। पहला माध्यम एयर लेंगे, दूसरा माध्यम हम ले लेंगे कांच का। यहाँ देखिएगा अपवर्तनांक n का मान दिया हुआ 1.5। स्पीड ऑफ एयर जो है लाइट का स्पीड एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड इन ग्लास हमको पता करना है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। क्रॉस कराएंगे, ये v इधर चला आएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 मीटर पर सेकेंड। 1.5 से 3 कट जाएगा 2 बार में, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी वाला। क्लियर? यहाँ से फॉर्मूला भी दिमाग में रखिएगा कि अगर आप अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं किसी माध्यम का, तो पहले एयर में लाइट का स्पीड फाइंड कर लीजिए अपॉन उस मीडियम में
लाइट का स्पीड, और वहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लेते हैं। इस प्रकार बाबू हम लोग क्वेश्चन लगा लिए हैं 15 ठो। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है। सोलहवां क्वेश्चन है कि चंद्रमा के तल से देखने पर, चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है येलो, पीले रंग का। दूसरा ऑप्शन दिया है ब्लैक। तीसरा ऑप्शन दिया है ब्लू, और चौथा ऑप्शन दिया है वाइट। तो ध्यान दीजिएगा, शानदार क्वेश्चन है। चंद्रमा के तल से अगर आप देख रहे हैं पृथ्वी को, सॉरी आसमान को, तो उस समय आसमान में कोई कण नहीं है, और जब कोई कण नहीं है तो प्रकाश किरण वहाँ टकराएगा नहीं। जब टकराएगा नहीं तो वहाँ से लौट के वापस नहीं आएगा, तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। उस समय हमको कैसा कलर मिलेगा? ब्लैक कलर, बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। 17वां सवाल है वो कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में दिया है लाल रंग, दूसरा दिया है ऑप्शन में वायलेट कलर, तीसरा दिया है ग्रीन कलर, और चौथा दिया है येलो कलर। सवाल को समझिएगा, कह रहा है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आप जानते हैं रेले के प्रकीर्णन का सिद्धांत है कि प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है वो। और हम जानते हैं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि सबसे कम किसका हो रहा है तो लाल रंग पे लगाते हैं, और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हो रहा है? ऑप्शन कौन सा होगा? वायलेट का। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के साथ इन्वर्सली रिलेशन है, उल्टा संबंध है। 18वां क्वेश्चन है वो कि सिलिकॉन पदार्थ है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल नहीं, मेटल के बाद से कंडक्टर कह रहा है, कंडक्टर के बाद से सेमी कंडक्टर, और चौथा ऑप्शन दे रहा है इंसुलेटर। तो याद रखिएगा, सिलिकॉन जो है सेमी कंडक्टर है, और सेमी कंडक्टर में अगर सिलिकॉन का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो जर्मेनियम का ऑप्शन आएगा। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों जो है यह मुख्य रूप से सेमी कंडक्टर है, इनके सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं। 18 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा है बाबू MCQ का। और 19वां क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो ओम का मान होगा, मैंने 1 माइक्रो ओम का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया है 10⁻⁻9 ओम, फिर दिया है 10⁻⁻6 ओम, फिर दिया है 10⁻⁻3 ओम, और फिर दिया है 10⁻⁻10 ओम।
याद रखिएगा माइक्रो शब्द जो है ये जब भी आ रहा है तो वो 10⁻⁻⁶ को रिप्रेजेंट करता है। अगर नैनो शब्द आता तो 10⁻⁹ को, एंगस्ट्रॉम आता तो 10⁻⁻10 को, मिली आता तो 10⁻³ को। तो यहाँ पर माइक्रो के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10⁻⁻6 वाला। फिर इसके बाद है 20वां क्वेश्चन, kWh पूरा नाम किलोवाट घंटा, kWh किस भौतिक राशि का मात्रक है? किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऑप्शन में दिया है द्रव्यमान का, बी दे रहा है समय का, सी दे रहा है ऊर्जा का, और डी दे रहा है पावर का। तो आपको पता है कि घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसके लिए जो मात्रक यूज किया जाता है kWh, इसको यूनिट भी कहा गया है। और kWh मात्रक है किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं kWh को। और इस प्रकार हम तीनों सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सेक्शन फर्स्ट को, पार्ट फर्स्ट को जो MCQ क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट किया। इसके बाद जो रिटन क्वेश्चन है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं। देखिए रिटन में मैं पहला सेक्शन सॉल्व कर रहा हूं केमिस्ट्री के लिए, कि केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पार्ट 2 का है रिटन वाले का, उसमें सबसे पहले दिया है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। और देखिएगा कई साल से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इक्वेशन को बैलेंस करिए। और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको सिखाया गया है। आप में से जो लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो नहीं जानते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो एक चैप्टर आप उसको जाके देखिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखें कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें आ रहा है बैलेंस के लिए। तो एक Fe + H2O है, आपस में रिएक्ट होकर के बनाता है Fe3O4 + H2। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है बाबू। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन करने के लिए हमें यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 4 हुआ, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ आयरन 3 है, यहाँ 3 लगा दीजिए, आयरन 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन आप यहाँ देख रहे हैं 4 दूनी 8, यहाँ 2 है, यहाँ 4 लगा दीजिए, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो पहला जो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दे रहा है उसमें दे रहा था कि Fe का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? H2O के साथ। प्रोडक्ट बन रहा है Fe3O4 और H2। दूसरा दे रहा है Fe का रिएक्शन दे रहा है CuSO4 के साथ और बना रहा है FeSO4 + Cu। फिर दे रहा है Na2SO4 का रिएक्शन BaCl2 के साथ, बना रहा है BaSO4 + NaCl। चौथा दे रहा है H2 + O2 H2O बना रहा है। क्वेश्चन चारों आपके सामने हमने लिख दिया और मैं यहीं पे इसको बैलेंस कर रहा हूँ। ऊपर वाला मैं अभी आपको बैलेंस करके समझाया था कि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमने 4 लगाया। ऑक्सीजन 4 हुआ तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ 4 लगा के हाइड्रोजन को हम कंप्लीट कर लेंगे, 8 हो जाएगा हाइड्रोजन। आयरन यहाँ 3 है, यहाँ 3 लगा लेंगे, आयरन कंप्लीट हो जाएगा। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि Fe 1 है, Fe 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, Cu बराबर है, यह वाली इक्वेशन बैलेंस है। फिर यहाँ आप देखिएगा तो Na 2 है, या जबकि यहाँ Na 1 है, यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 Na हो जाएगा, 2 Cl हो जाएगा, Cl यहाँ 2 है, एक B है, SO4 बैलेंस है। इसमें देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बैलेंस कर लेंगे, आसानी से इजीली बैलेंस हो रहा है। तो एक क्वेश्चन तो बाबू आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक कार्बन इट्स कंपाउंड रिलेशन है
उससे आता है संरचना बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इसका कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखने में देखिए कौन कौन से यौगिक का दे रहा है नाम। मेथेनॉल OL है, B है प्रोपाइन, C है इथेनॉल और D पोर्शन है ब्यूटेनॉन 2। देखिएगा मेथेनॉल OL सफिक्स लगा है, इसका मतलब एल्कोहल है, यहाँ भी OL लगा है मतलब एल्कोहल है। और एल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या यूज़ करेंगे OH, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन जोड़ दीजिए, एक OH समूह जोड़ दीजिए, बाकी कार्बन की बैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर लीजिए। ये हो गया हमारे पास मेथेनॉल का स्ट्रक्चर। प्रोपाइन बनाना है तो 3 कार्बन, आइन सफिक्स लगा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड एक जगह लगा लीजिए और बाकी हाइड्रोजन रख के बैलेंसी पूरा कर लीजिए, हो गया प्रोपाइन की संरचना। इथेनॉल है 2 कार्बन रखना है, OH समूह रखना पड़ेगा, एल्कोहल समूह, और बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेंगे इसकी बैलेंसी। ब्यूटेनॉन है 4 कार्बन रखेंगे, दूसरे कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप यानी कि O जोड़ लेंगे और बाकी हाइड्रोजन से बैलेंसी पूरा कर लेंगे। यह हो गया हमारे पास संरचना सूत्र। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन क्या मिल सकता है वो देखिए। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 12, 17, 18 तथा 20 के तत्वों का नाम तथा आवर्त सारणी में उनकी स्थिति बताइए। आवर्त सारणी रिलेशन का क्वेश्चन है ये। आप जानते हैं कि 12 नंबर पे पाया जाता है वो मैग्नीशियम, 17 नंबर पे है क्लोरीन, 18 नंबर पे है आर्गन और 20 नंबर पे है कैल्शियम। अब यह किस स्थिति में है पीरियोडिक टेबल में, यह हमको बताना है कि पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन कहाँ है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना। 12 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 2 2 4 6 4 10 और 2 12। यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारा। ये जो नीचे 3 वैल्यू आ रहा है यह पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी किस आवर्त में होंगे तत्व, तो पीरियोडिक टेबल के तीसरे आवर्त में। और किस समूह में होंगे बाबू, तो ये ऊपर वाला जो संख्या ये समूह को प्रदर्शित करेगा, दूसरे समूह में होंगे। वैसे ही क्लोरीन के लिख ले हैं तो 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17 होगा ना। तो इस पर फोकस करिए। पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका, पीरियड हो जाएगा तीसरा और P ब्लॉक का 5वां ग्रुप। तो देखिएगा जब हम इसका ग्रुप लिख रहे होंगे तो P का शुरुआत होता है 13 से, तो 13 13 14 15 16 17 17वें ग्रुप में आ जाएगा ये। आर्गन को लिखना है तो आर्गन 18 नंबर पे है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सेम यही रहेगा, 3p के जगह पे 6 हो जाएगा। जैसे आर्गन को इधर किनारे लिख रहे हैं 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 4 2 4 6 4 10 2 12 6 18 3p6 पीरियड इसका कितना हो जाएगा 3 और ग्रुप कौन सा हो जाएगा भाऊ 12 6
18वां ग्रुप हो जाएगा इसके लिए। फिर कैल्शियम बन रहा है, कैल्शियम को निकाल दे रहे हैं यहाँ 1s 2s 2p 3s 3p 4s, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। चौथा पीरियड दूसरा ग्रुप, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पीरियड को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस प्रकार हम किसी भी तत्व का अगर आप पोजीशन पूछ रहा है पीरियोडिक टेबल में तो आप निकाल सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री सेक्शन का है, कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। निम्न अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। कौन कौन अभिक्रिया दिया इसमें? दहन अभिक्रिया, दूसरा कह रहा है एस्टरीकरण अभिक्रिया, और तीसरा है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तीन तरह की अभिक्रियाओं का जिक्र करने के लिए कह रहा है। दहन अभिक्रिया क्या होता है देखिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। दहन अभिक्रिया का उदाहरण देख सकते हैं आप, एथिल अल्कोहल है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, कन्फर्म है कि प्रोडक्ट बनना है इसमें CO2, H2O, हीट और लाइट। ये दहन अभिक्रिया में कन्फर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट और लाइट बनना, अगर वो कार्बनिक यौगिक का दहन हो रहा है तो बैलेंस कर लेंगे। कार्बन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा लेंगे, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देख रहे हैं 5 1 6 है, यहाँ आगे 3 लगा लेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3 4 3 7, यहाँ 3 लगा देंगे 6 1 7, ये बैलेंस हो गया। यही हमारा दहन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर एस्टर का निर्माण होता है और यही अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर एस्टर बनता है और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके लिए इक्वेशन क्या होगा हमारे पास देखिएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH और इसका रिएक्शन कराएंगे C2H5OH से, प्रेजेंस रहेगा H2SO4 का। आसानी से रिएक्शन होगा। ये देखिएगा एसिड है तो इसका H और इसका OH मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। और H2O जब बन गया तो बच क्या रहा है हमारे पास भाऊ? यहाँ बच रहा है CH3COO, और यहाँ क्या बच रहा है? C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट और यह एस्टर ग्रुप का एक मेंबर है। एस्टर समूह का एक यौगिक है जिसमें फलों जैसी सुगंध पाई जाती है, फ्रूट लाइक स्मेल पाया जाता है। क्लियर है? केमिस्ट्री सेक्शन के बाद हम बता रहे हैं आपको बायो सेक्शन का कुछ क्वेश्चन। बायो सेक्शन से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है? बायो सेक्शन का क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है? व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या है देखिएगा, संततियों में जो जीन पहुंचते हैं उस जीन के जोड़े में एक जीन नर जनक का और एक जीन मादा जनक का होता है, यानी एक मेल पेरेंट का एक फीमेल पेरेंट का।
और दोनों जीन में से जो जीन प्रभावी होता है उसका लक्षण संतति में दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण वहाँ छुप जाते हैं। इसे ही मेंडल के प्रभाविता का नियम कहा गया है। इसके लिए हम क्रॉस करा के दिखा देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है कि कराएंगे, वो मेंडल के प्रभाविता के नियम को एक्सप्लेन करेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन डाइजेशन। और डाइजेशन पिछले साल का ही क्वेश्चन था। आप अगर डाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत बेहतर जानना चाहते हैं, तो डाइजेशन का एक लेक्चर है, आप उसको देखिए, या फिर आप किसी बुक से डाइजेशन को क्लियर कर लीजिए। बाकी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि पाचन क्या है। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया पाचन है। और पाचन हमारे शरीर में माउथ में कंप्लीट होता है, स्टमक में कंप्लीट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। उसको एंजाइम्स के हेल्प से डाइजेस्ट कराया जाता है। एक फिजिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन है। विधिवत देखना है तो आप एक वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन है, लसिका तथा रुधिर में अंतर बताइए। लसिका तथा रुधिर में अंतर लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। तो लसिका और रुधिर में अंतर क्या क्या है, आपको ये समझना है कि लसिका जो है, लसिका में WBC प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि RBC उसमें अनुपस्थित होते हैं। लसिका में RBC अनुपस्थित है, WBC की मात्रा ज़्यादा है। लसिका जो है वह लसिका वाहिनियों में प्रवाहित हो रहा है, रक्त जो है वो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित हो रहा है। क्लियर है? अन्य भी इसके अंतर हैं, आप बुक से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। What is difference between aerobic respiration and anaerobic respiration? रेस्पिरेशन एक टॉपिक है, वीडियो में अवेलेबल है, उसको आप जाके देख के इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो बायोलॉजी पोर्शन का, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन चाहे द्विनिषेचन, द्विनिषेचन की व्याख्या कीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड। आप जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये डक्टलेस ग्लैंड हैं, ये हार्मोन रिलीज करती हैं और हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में किस किस ग्लैंड के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना होगा इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड कहा गया है, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी, इन सभी ग्लैंड्स के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। सबके से द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम लिख देंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिजिक्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन देखिएगा। फिजिक्स वाले पोर्शन से एक मुझे जहाँ तक लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मानव नेत्र को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं इस समय बताने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। मैं एक वीडियो बना दूंगा मानव नेत्र पर। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है किरण आरेख पर। किरण आरेख खींचिए। लाइट वाला जो लेसन है पढ़ाया हूँ मैं, आप उसको देख सकते हैं। किरण आरेख ही पूरा एक वीडियो में है कि वस्तु किस स्थिति में होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद एक कंफर्म क्वेश्चन आता है विद्युत मोटर या जनरेटर।
विद्युत मोटर अथवा जनित्र माने जनरेटर, ये कन्फर्म क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ आंकिक प्रश्न बनेगा और प्रकाश से कुछ आंकिक प्रश्न बनेगा, इस पर फोकस कर लीजिएगा। और इस प्रकार हम एक मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और आप मेरे साथ मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहिए। और एग्जाम से पहले लगभग 20 मॉडल पेपर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, केवल साइंस का नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। धन्यवाद।